हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोहम्मद गजनी के बारे में देखा था, टर्किश इन्वेजन्स के बारे में देखा था और अरब इन्वेजन के बारे में देखा था। तो अब टर्किश इन्वेजन में हम आगे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर में हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम राजपूत्स के बारे में देखते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में जो सिचुएशन थी गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के ब्रेक होने के बाद में बहुत सारे स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। उसमें से बहुत सारे स्टेट जो हैं राजपूत स्टेट्स भी एग्जिस्टेंस में आते हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे कन्नौज के गढ़वाल्स, मालवा के परामर्स, अजमेर के चौहान और दिल्ली के तोमर। इस तरीके से और भी ये राजपूत स्टेट जो हैं एग्जिस्टेंस में आते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के ब्रेक होने के बाद में। बंगाल जो है वो पाला के अंडर में रहता है और पालास के बाद में ये सेनास के अंडर में चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये जो राजपूत स्टेट्स थे ये आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के साथ में लड़ाइयाँ करते रहते थे, जिसकी वजह से ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए और जो टर्किश इन्वेजन था उसको रोक नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ें हमें देखनी है अब। तो गढ़वाल्स जो हैं, कन्नौज के जो गढ़वाल्स हैं, इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं वो हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की कैपिटल होती है कन्नौज और दूसरी कैपिटल है इनकी बनारस। और गोविंद चंद्र को सक्सीड करते हैं जयचंद्र। तो ये जो गढ़वाल्स हैं ये पालास को बिहार के एरिया में स्क्वीज़ कर देते हैं और अब इनका जो किंगडम है वो दिल्ली से बिहार की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। इसके बाद में चौहान्स हैं, चौहान की कैपिटल होती है नडोल और इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं वो हैं विग्रहराज। विग्रहराज ये चित्तौड़ को कैप्चर करते हैं और अजमेर को एस्टेब्लिश करते हैं। अजमेर का जो पुराना नाम है वो है अजयामेरू। अजमेर को एस्टेब्लिश करने के बाद में ये इसे अपनी कैपिटल बनाते हैं, तो चौहान्स ऑफ अजमेर। और अजमेर में ये एक संस्कृत कॉलेज बनाते हैं और इसी संस्कृत कॉलेज को बाद में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया जाता है। विग्रहराज अजमेर में अन्ना सागर लेक को भी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है अजमेर में, अन्ना सागर लेक। 1151 में ये दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं तोमर से, लेकिन उन्हें अलाउ करते हैं रूल करना एज अ फ्यूडेटरी। विग्रहराज की कॉन्फ्लिक्ट हमें परामर्श ऑफ मालवा के साथ में भी देखने को मिलती हैं। और चौहान्स का जो मोस्ट फेमस रूलर है दैट इज़ पृथ्वीराज III। पृथ्वीराज III को हम राय पिथौड़ा या फिर पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने केवल 11 वर्ष की उम्र में थ्रोन को असेंड किया था और इनकी बहुत ही विग्रस पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे राजपूत स्टेट्स को अपने अंडर शामिल कर लिया था। तो ये जो राइवलरीज हम देख रहे हैं इन राजपूत स्टेट्स के बीच में एक दूसरे से लड़ते हुए, तो इसकी वजह से ये जो गजनवीड्स हैं इनके साथ में ये एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बनकर नहीं उभर पाते हैं। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज III के जो कोर्ट पोएट हैं चंद्र बरदाई, ये लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। जयन लिखते हैं पृथ्वीराज विजया। और जो दिल्ली के फाउंडर्स हैं अनंगपाल तोमर, ये 8th सेंचुरी में दिल्ली को फाउंड करते हैं। राजपूत सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेसिस था राजपूत सोसाइटी का वो था क्लान, और क्लान डोमिनेट करता था टेरिटरीज़ को। जो बेसिस थी जिसमें 12, 24, 48 या 84 गांव आते थे। एक चीफ होता था, ये लैंड को अलॉट कर देता था सब चीफ को, और वो सब चीफ फिर आगे लैंड को अलॉट कर देता था एक इंडिविजुअल राजपूत वॉरियर को। और इस लैंड से ये इंडिविजुअल राजपूत वॉरियर
अपनी फैमिली और हॉर्सेस का मेंटेनेंस किया करता था। अटैचमेंट टू द लैंड, फैमिली एंड ओनर वाज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजपूत, यानी कि इन्हें अपनी लैंड से, फैमिली से और मान जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक थी राजपूत्स की। इनकी सोसाइटी की एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि एडवांटेज एक ये है कि इनमें एक सेंस थी ब्रदरहुड की। डिसएडवांटेज की बात करें कि इनकी जो सोसाइटी थी उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एक और इनकी कमजोरी थी, वो थी फ्यूडेटरीज, जो कि जनरेशन से जनरेशन पास होती गई और ये फ्यूड्स कंटिन्यू करते गए। तो फ्यूड से क्या वीकनेस थी इनकी, जैसे अगर कोई सेंट्रलाइज पावर है और सेंटर में कोई राजा है, उसका कोई फ्यूडेटरी है, तो जब इसे आर्मी की ज़रूरत है तो ये फ्यूडेटरी इसे आर्मी को सप्लाई करेगा। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, इसे रीइंफोर्समेंट को आने में समय लग जाता था, तो जिसकी वजह से ये फ्यूडेटरी को यहाँ पे एक वीकनेस बताया गया है। ये लोग राजपूत सोसाइटी जो है ये एक्सक्लूसिव ग्रुप्स भी बना लिया करते थे और हर ग्रुप एक दूसरे के ऊपर सुपीरियरिटी को इम्पोज करने की कोशिश किया करता था। तो देयर बेसिक वीकनेस वाज फॉर्मिंग एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, ईच क्लेमिंग सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। इसके अलावा इनकी सोसाइटी में एक कमी थी कि ये जो ब्रदरहुड की फीलिंग है, ब्रदरहुड की जो सेंस है, उसे नॉन राजपूत तक ये एक्सटेंड करने के लिए इच्छुक नहीं थे। तो दे वर नॉट प्रिपेयर टू एक्सटेंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू द नॉन राजपूत, और इसी की वजह से राजपूत्स और नॉन राजपूत्स में हमें गैप देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी सोसाइटी की ये डिसएडवांटेज भी है। राजपूत ट्रीटेड वार एज ए स्पोर्ट, ये लोग जंग को एक स्पोर्ट की तरह ट्रीट करते थे। और बेसिकली जंग किस लिए होती थी? लैंड और कैटल के लिए। तो स्ट्रगल फॉर लैंड एंड कैटल लेड टू द कंटिन्यूस वारफेयर अमंग द वेरियस राजपूत स्टेट। और ये एक आइडियल रूलर उसको मानते थे जो अपनी आर्मी को जंग के लिए भेज देता था दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद में, कि अब आर्मी जाओ, आप दूसरे की टेरिटरी में अब इन्वेड कर लो। और इस पॉलिसी की वजह से जो गांव थे और उनमें जो लोग रह रहे थे वो इस पॉलिसी की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे। तो द आइडियल रूलर वाज वन हु लेड आउट इट्स आर्मीज आफ्टर सेलिब्रेटिंग दशहरा फेस्टिवल टू इन्वेड टेरिटरी ऑफ नेबर्स। द पीपल इन द विलेजेस एंड सिटीज सफर्ड मोस्ट फ्रॉम दिस पॉलिसी। राजपूत जो हैं पैटर्नाइज करते थे हिंदुज़म और जैनिज़्म दोनों को, बढ़ चढ़कर डोनेशंस देते थे, लैंड ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को, और ब्राह्मण की प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करते थे, कास्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करते थे। तो ये जो सिस्टम था कि लो रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू चार्ज करना है ब्राह्मण से लो रेट चार्ज करा जाता था। तो ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहता है राजपूत सोसाइटी में भी। आर्किटेक्चर की बात करें तो खजुराहो के जो मंदिर हैं जो कि चंदेल राजपूत के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कदंद्रा महादेव टेम्पल, ये सारे इसमें आते हैं। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल, संग टेम्पल, कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। तो ये जो टेम्पल्स हैं दीज वर द सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। जैन टेम्पल माउंट आबू में देखने को मिलता है, ये बनवाया था वास्तुपाला ने, जो कि चालुक्यन रूलर भीमा के अंडर में एक मिनिस्टर थे। तो ये 1200 AD में जो इंडिया की स्थिति है, यहाँ पर चौहान्स हैं अजमेर के, चालुक्यास हैं, कलिंजर, चंडेल्स यहाँ पे हैं, गढ़वाल्स हैं, यहाँ पे सेन डायनेस्टी है, और यहाँ पे घुरिड एम्पायर है, घुर और गजनी। तो इसके बाद मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड शुरू होगा, और मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। इनका जो समय काल है वो 1173 से 1206 है, और इनका नाम है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन सैम।
गोमल पास के थ्रू ये आता है और मुल्तान को कॉन्कर करता है। सबसे पहले 1178 में ये गुजरात पर अटैक करता है, लेकिन गुजरात में जो रूलर हैं सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव II, वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और ये पहली बार होता है जब मोहम्मद गौरी की शिकस्त होती है। इसके बाद में बहुत ही फेमस बैटल होती है 1191 में, तराइन की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तो दूसरी बार अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी हारता है। पहले ये राजा भीमदेव से हारता है, अब पृथ्वीराज चौहान से हारता है। तो पहली जो लड़ाई हुई थी तराइन की, वो तबर हिंद को कैप्चर करने के लिए हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो तबर हिंद को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं गुरिड्स को पंजाब से निकालने के। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोहम्मद गौरी को रीग्रुप करने के लिए समय मिल जाता है और वो दोबारा से एक और रेड करता है और अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ये जो दूसरी लड़ाई थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, इसे माना जाता है ये इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है, जिसने मुस्लिम डोमिनेशन की फाउंडेशन रखी इंडिया में। तो दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। अब ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हारते क्यों हैं? देखिए, पहली लड़ाई के बाद में इन्होंने जीतने के बाद में कोई भी मेजर एक्सपीडिशन लीड नहीं करा कि अब मेरा दुश्मन कमज़ोर हो चुका है, मैं उसे पंजाब से भी बाहर निकाल दूं। ये बस लड़ाई जीत कर चुपचाप बैठ गए, जिसका फ़ायदा मिला मोहम्मद गौरी को। उसने अपने आप को रीग्रुप करा और एक और रेड मारी अगले ही साल। अब देखते हैं 1192 में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो जो स्कंदा होता है, जो पृथ्वीराज चौहान का जनरल होता है, जिसने पहली बैटल ऑफ तराइन में लड़ाई लड़ी थी, स्कंदा कहीं और लड़ाई कर रहा होता है इस समय पर जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है। तो ये बड़ा एक सेटबैक था पृथ्वीराज चौहान के लिए, जिसकी वजह से ये लड़ाई हारे। इसके अलावा जो कन्नौज के राजा थे जयचंद्र, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं करी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की जो डॉटर हैं संयोगिता, उन्हें एबडक्ट कर लिया था। तो देखिए, एक तो इनका जो जनरल है वो कहीं और लड़ाई कर रहा होता है इस समय, उसके अलावा इन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती किंग जयचंद्र से, जो कि कन्नौज के किंग हैं। इसके अलावा टर्किश आर्मी जो थी वो इस बार बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होके आई थी और जो उनकी कैवलरी थी उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ थी, और जिसकी वजह से ये जो रिज़ल्ट आता है ये मोहम्मद गौरी के फेवर में आ जाता है। जो टर्किश आर्मी है, मोहम्मद गौरी की जो आर्मी है, वो अब अजमेर को कैप्चर कर लेती है और पृथ्वीराज चौहान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। दिल्ली का रूलर जो है उसे हरा दिया जाता है और दिल्ली को एक बेस बना लिया जाता है फॉर फर्दर टर्किश एडवांस इन द गंगा वैली। यानी कि दिल्ली को अब टर्किश ने एक बेस बना लिया है कि अब यहाँ से, इस बेस से हम आगे गंगा वैली में एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली और ईस्ट राजस्थान यानी कि अजमेर वाला जो एरिया है वो टर्क्स के पास में आ जाता है। तो ये जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1192 में, कहा जाता है मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192 AD। अब हम देखते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान और नॉर्थ में कैप्चर कर लिया है टर्किश ने। अब ये टर्किश आगे बढ़ेंगे गंगा वैली, बिहार और बंगाल में। तो 1192 के बाद में, 2 साल के बाद में 1194 में मोहम्मद गौरी एक और लड़ाई लड़ता है राजा जयचंद्र से, जो कि कन्नौज के राजा हैं। गढ़वाल राजपूत हैं कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ में, और इसको कहा जाता है बैटल ऑफ चंदवार। चंदवार की लड़ाई में ये मोहम्मद गौरी जयचंद्र को हरा देते हैं और कन्नौज को कैप्चर करने के बाद में अब ये बनारस की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर ये बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करते हैं।
तो जो तराइन की लड़ाई थी, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और जो चंदवार की लड़ाई हुई, इसने जो है फाउंडेशन को रखा टर्किश रूल इन इंडिया। ये फाउंडेशन बनी ये दो लड़ाई। इसके बाद में मोहम्मद गौरी के दो कमांडर होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक कलिंजर, महोबा और खजुराहो को कॉन्कर करता है और गुजरात के रूलर को हराता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाके दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान बनता है। बख्तियार खिलजी जो है ये बिहार को अटैक करता है, बंगाल को, और उसे कॉन्कर करता है। इसके अलावा ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करता है, और 1204 में ये लक्ष्मण सेना जो कि सेन एम्पायर के थे उन्हें हराता है, उनकी कैपिटल लखनौती को कैप्चर कर लेता है, और इसे बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है गौरी के द्वारा, बख्तियार खिलजी को। इसके बाद में ये असम में माघ रूलर्स के खिलाफ में एक लड़ाई छेड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में इसकी हार हो जाती है। वहाँ से डिफ़ीट होने के बाद जब ये वापस आता है तो ये बीमार पड़ जाता है और इसके खुद के सोल्जर्स इसे मार देते हैं। तो बख्तियार खिलजी की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक आगे कंटिन्यू करता है। तो ऐबक और बख्तियार जब टर्किश एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, तो उस समय पर मोहम्मद गौरी जो है वो घुरिड एम्पायर को सेंट्रल एशिया में फैला रहा था। लेकिन 1203 में क्या होता है, एक नया एम्पायर उभर के आता है, ख्वारिज़मी एम्पायर, और ये मोहम्मद गौरी को हरा देता है। और अब ये जो एरिया है अफ़गानिस्तान वाला, घुरिड और गजनी, यहाँ पर ख्वारिज़मी एम्पायर का रूल स्थापित हो जाता है। तो अब ये जो टर्किश हैं ये सेंट्रल एशिया से बाहर आ जाते हैं और अब इंडिया में कंसंट्रेट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मोहम्मद गौरी की जो हार हुई है ख्वारिज़मी एम्पायर के थ्रू, तो इंडिया में ये देखते हुए बहुत सारे रिबेलियंस होते हैं। जो पंजाब में खोकर्स होते हैं ये लाहौर और गजनी के बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं उन्हें कट कर देते हैं बिल्कुल। अब 1206 में गजनी वापस आता है और अपनी लास्ट कैंपेन को लीड करता है, और ये जो खोकर्स हैं जिन्होंने रिबील करा था इनको किल कर देता है। और जब ये वापस गजनी की तरफ जा रहा होता है लौटकर, तो बीच में इसे किसी राइवल सेक्ट के द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद में राजपूत की डिफ़ीट के कॉजेज़ देखेंगे। देखिए, पहला कॉज है जो टर्क्स के पास में जो हॉर्सेस थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, वो बहुत ही स्विफ्ट हॉर्सेस थे। दूसरा कारण है ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही वीक हो जाता है, मिलिट्री स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो बहुत वीक हो जाता है फ्यूडलिज्म की वजह से, क्योंकि जो रूलर है उसे अपने चीफ के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक सेंट्रलाइज कोई रूलर है और इसके फ्यूडेटरीज हैं, तो अब ये जो सेंट्रलाइज रूलर है इसे अपने इन चीफ्स के ऊपर डिपेंड होना है। तो अगर आपको किसी वॉर में क्विक रेस्पॉन्स चाहिए तो आपके बीच में और इन चीफ्स के बीच में क्विक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था ये फ्यूडलिज्म की वजह से ये एब्सेंट था। और जब भी लड़ाई हुआ करती थी, सपोज़ यहाँ से कुछ आर्मी गई, इन्होंने कुछ आर्मी सेंड करी, अब लड़ाई ख़त्म हो गई तो ये आर्मी तुरंत एकदम वापस आ जाती थी। तो ये भी एक ड्रॉबैक था इस फ्यूडलिज्म का। जबकि अगर हम दूसरी साइड में देखें, जो टर्किश स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पे इक्ता और खलीसा सिस्टम था, जिसकी वजह से टर्क्स को बहुत ही लार्ज आर्मी मेंटेन करने में फ़ायदा मिला और वो फील्ड में अपनी आर्मी को बहुत लंबे समय तक रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब वॉर हुई तो ये पहले तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, फिर कोऑर्डिनेशन बहुत लेट होता है, आर्मी चली गई और तुरंत एकदम वॉर के बाद में रिटर्न हो गई। लेकिन टर्किश में क्या हो रहा था, टर्किश जो स्ट्रक्चर था उसमें इक्ता और खलीसा सिस्टम था, जिसमें ये बहुत ही लार्ज आर्मी को मेंटेन कर रहे थे
और इनकी आर्मी फील्ड पर बहुत ही लंबे समय के लिए अवेलेबल हुआ करती थी। तो ये इक्ता और खलीसा सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम में क्या था, जो टर्किश चीफ है उसे एक लैंड को अलॉट किया जाता था, यानी कि ये एक सेंट्रलाइज पावर है, और ये जो हैं ये चीफ्स हैं, ये एक सेंट्रलाइज पावर हैं, ये चीफ हैं। तो इन चीफ्स को जो है एक पीस ऑफ लैंड अलॉट कर दिया जाएगा, और इस लैंड से ये चीफ जो हैं रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, रिवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और इस रिवेन्यू को कलेक्ट करने के बाद में इन्हें क्या करना है, इन्हें ट्रूप्स यानी कि आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा, और जब भी ये सेंट्रलाइज रूलर इस आर्मी को मांगेगा, इन्हें इस आर्मी को सप्लाई करना पड़ेगा। खलीसा सिस्टम क्या था, इसमें भी एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था जिसमें कि सुल्तान जो है रिवेन्यू डायरेक्टली कलेक्ट करता था। तो खलीसा सिस्टम में क्या था, एक पीस ऑफ लैंड होगा और यहाँ से सुल्तान डायरेक्टली रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा। अब पैसे को जब कलेक्ट करोगे आप डायरेक्टली, तो आप इस पैसे से एक लार्ज आर्मी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इक्ता सिस्टम में क्या है, एक लैंड अलॉट हो रहा है, लैंड से चीफ जो है रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और रिटर्न में जो है ट्रूप्स मेंटेन कर रहे हैं, जिसे तुरंत रूलर की सर्विस को दे दिया जाता है। खलीसा में सुल्तान जो है डायरेक्टली रिवेन्यू को कलेक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसे आर्मी को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा तीसरा कॉज हम देखें तो जो इंडियंस हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं थी ऑफ हॉर्समैन, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते थे, फाइट और मैन्यूवर। बेसिकली ऑर्गेनाइज अटैक हमें देखने को नहीं मिल रहा था इंडियंस के थ्रू, राजपूत्स के थ्रू। राजपूत्स के पास में लार्ज आर्कर्स और हेविली आर्म्ड कैवलरी ये भी मिसिंग थी। तो आर्कर्स, लार्ज आर्कर्स नहीं थे और हेवी कैवलरी इनके पास में नहीं थी। इसके अलावा अगला कॉज हम देखें तो स्ट्रैटेजिक विज़न नहीं था राजपूत के अंदर, राजपूत लैक्ड स्ट्रैटेजिक विज़न। जैसे कि हम देखें काबुल और लाहौर जब टर्क्स के पास में चला जाता है तो उसे कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया जाता कि हम उसे वापस रिकैप्चर करें। तो इसके अलावा पंजाब में भी गज़नवीड्स को पुश बैक करने के लिए कोई भी एफर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो स्ट्रैटेजिक विज़न ये लैक कर रहे थे कि एक चीज़ जो हमसे चली गई हम उसे दोबारा कब्जाने की कोशिश करें। अब राजपूत्स में हमने देखा कि यहाँ पे फ्यूडलिज्म है, लेकिन टर्क्स में हम देखने को मिलता है कि उनकी जो फोर्सेस थी वो सेंट्रलाइज थी, जिससे कि वो अपनी फोर्सेस को क्विकली मूव कर सकते थे। इसके अलावा जो टर्क्स ऑफिसर्स थे या टर्क की आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादातर स्लेव्स थे, और इन स्लेव्स को ट्रेन किया हुआ गया था वॉर के लिए, जो कि सुल्तान की सर्विस में ग्रो होते थे, और सुल्तान उन पे जो है पूरा ट्रस्ट रखता था। तो टर्किश आर्मी में हमें स्लेव देखने को मिल रहे हैं जिन्हें स्पेशली ट्रेन करा गया था वॉर के लिए, और सुल्तान को उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट था। इसके अलावा राजपूत्स में एक कॉज और देखने को मिलता है इनकी डिफीट का, कि इनमें जो ब्रदरहुड थी वो नॉन राजपूत के लिए ये एक्सटेंड नहीं करते थे। तो इसकी वजह से राजपूत्स और नॉन राजपूत्स में हमें डिफरेंस देखने को मिला। इसके अलावा जो एक और कॉज माना जाता है राजपूत्स की डिफीट का, तो वो ये था कि जब राजपूत्स टर्क्स को या किसी और को हरा दिया करते थे तो वो उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था, तो वो कंप्लेसेंट हो जाते थे, नॉन सीरियस हो जाते थे। तो आफ्टर डिफीटिंग एंड फॉलिंग रेड्स ऑफ टर्क्स द राजपूत बिकेम कंप्लेसेंट एंड नॉन सीरियस। जैसे कि पहली बैटल ऑफ तराइन में हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान जी ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन उसके बाद में कोई कंक्रीट स्टेप उन्होंने नहीं लिया कि उन्हें पंजाब से भी बाहर निकाल दिया जाए। तो वो नॉन सीरियस हो गए, कंप्लेसेंट हो गए। तो ये भी एक कारण रहा राजपूत्स की डिफीटेड का। इसके बाद में जो मोहम्मद गौरी थे उसने अपना पहला इक्ता इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। मोहम्मद गौरी ने कॉइन भी इशू करे जिसमें एक साइड भगवान लक्ष्मी थी और दूसरी साइड कलमा लिखा हुआ था अरेबिक में। तो ये टर्किश और अरेबिक इन्वेजन हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम दिल्ली सल्तनत।
तो हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हैं आज के, दीज आर, कि जो पृथ्वीराज 3 हैं इन्हें हम राय पिथौड़ा या फिर पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। इनके कोर्ट पोएट हैं चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। मोहम्मद गौरी सबसे पहले राजा भीमदेव के द्वारा हराया जाता है, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के हैं, तो गौरी यहाँ पर हार जाता है। 1191 में पहली बैटल ऑफ तराइन होती है, पृथ्वीराज चौहान इसमें मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। 1192 में दूसरी बैटल होती है तराइन की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से, और इस बैटल को माना जाता है कि ये फाउंडेशन है मुस्लिम डोमिनेशन की इंडिया में। और इसी साल मोहम्मद गौरी जो है नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करता है। 1194 में बैटल ऑफ चंदवार होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद्र को हरा देता है, ये कन्नौज के राजा हैं। बख्तियार खिलजी ये बिहार बंगाल को कॉन्कर करता है। और मोहम्मद गौरी जो पहला इक्ता है इंडिया में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देते हैं और कॉइन्स इशू करते हैं, जिसमें कॉइन के एक साइड में इमेज होती है भगवान लक्ष्मी की और दूसरी साइड कलमा इंस्क्राइब होता है अरेबिक में। थैंक यू।